स्टूडेंट्स, आज हम भारत की खोज पुस्तक का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अहमदनगर का किला। ये इस पुस्तक में संकलित सबसे प्रथम पाठ है, अहमदनगर का किला। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी जेल यात्रा के बारे में बताया है कि ये 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। कहाँ पर? जेल में। और जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा पूर्ण रहता है और उसकी चांदनी धरती पर फैली रहती है। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर? क्योंकि जब जेल में रहते हुए उन्हें कोई और नहीं दिखाई देता था तो वो चांद को देखते रहते थे और अपने बंदी जीवन के बारे में सोचते रहते थे। और वो उन्हें बार बार यही याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अतीत का भार, ये इसके बाद में कि अतीत उनका कैसा बीता था, ये इसके बारे में बताते हैं कि दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। जब जेल में कैदी रहते हैं तो उन्हें अपना समय पास करने के लिए बहुत सारी काम करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी कि अधिकतर कैदी पत्थर तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बागवानी करना और फूलों की क्यारियाँ बनाना, अनेक प्रकार के कार्य कैदी करते हैं। तो मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसका कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। वह घटना है कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, परंतु में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। चांद बीबी बहुत साहसी और सुंदर महिला थी, लेकिन अकबर की इतनी विशाल सेना के सामने वो टिक नहीं पाई और उसके अपने ही एक साथी ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसकी हत्या कर दी। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। आपने देखा होगा कि जिन्हें लेखन कार्य प्रिय होता है, तो ऐसे अनेक स्वाधीनता सेनानी हुए हैं जिन्होंने जेल में रह कर के अनेक पुस्तकें लिखी और उन्होंने अपने उस समय का भी सदुपयोग किया जब वो स्वतंत्रता के लिए जेल में बंद थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस समय कुदाल छोड़ दी, जवाहरलाल नेहरू ने, और हाथ में कलम उठा ली। पर जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का जो भारी बोझ है वो एक सीमा तक राहत दिलाता है। आपको यहाँ तक ये पूरा चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद आगे का हम कल पढ़ेंगे। आप इसके प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे।